गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के क्लास के बाद कल मैंने आपको गांधीयन एरा के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बोला भी था कि मैं उसके बाद छोटे छोटे उसके टॉपिक्स मीन्स गांधी द्वारा किए गए एक एक आंदोलन के बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आज हमारा टॉपिक है जो गांधीयन एरा से रिलेटेड है या गांधी के प्रथम आंदोलन से संबंधित है, वो है आपको चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक का महत्व क्यों है और इसको क्यों हमको रीड करना है पहले वो जान लीजिए। तो जो भी बच्चे अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एग्जामिनेशन के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस चंपारण सत्याग्रह आपको पूछता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे कोरिलेटेड हैं जो बार बार 2-4 सालों पर रिपीटेड होते रहते हैं। इसके अलावा बड़े स्तर के एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चंस को इसको इस टॉपिक को टच किया जाता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ हाईयर लेवल के एग्ज़ाम में चंपारण सत्याग्रह जैसे बीपीएससी की बात करें तो मेंस के क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया जाता है, तो इसके बारे में हमको जानना चाहिए। आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात हम करते हैं तो इसके पृष्ठभूमि की तरफ हम जाते हैं। मूल रूप से चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था और ये नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले लुइस बर्नार्ड करके एक व्यक्ति थे फ्रांसीसी, जिन्होंने 1777 में भारत में पहली बार वेस्ट बंगाल में आपको नील की खेती को इंट्रोड्यूस किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, लुइस बर्नार्ड पहले ऐसे व्यक्ति थे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने नील की खेती को इंट्रोड्यूस किया 1777 में 77 में। ठीक है, ये मूल रूप से हुगली का क्षेत्र था जहाँ पर नील की खेती इंट्रोड्यूस की गई और वहाँ के किसानों को प्रेशर किया गया, एक तरह से उन पर बोला गया कि भाई आपको ये खेती कीजिएगा, इससे आपको व्यापारिक लाभ होगा। नील की खेती में मूल रूप से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी और धीरे धीरे ज़मीन जो थी अनउपजाऊ हो जाती थी, लेकिन एक पैसे का लालच था उनको दिया गया जो उनको कभी मिला नहीं। मतलब जो मार्केट प्राइस था उसको कभी भी किसानों को लुइस बर्नार्ड द्वारा, ये पहले मूल रूप से एक तरह से कहा जा सकता है कि नील की खेती करवाने वाले किसान थे जिन्होंने कभी भी किसानों को फ़ायदा नहीं दिया। बाद में यही खेती जब बड़े स्तर पर होने लगी तो यूपी के क्षेत्र, बिहार, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में बड़े स्तर पर फैली और अंग्रेज़ों ने अब एक नील की खेती को इस तरह से बढ़ावा दिया जैसे वो व्यापारिक रूप से इसको आगे बढ़ा सकते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ऐसा देखा जाता है कि जर्मनी ने कृत्रिम नील बना लिया था और इससे क्या हुआ कि नील की खेती को एक धक्का लगा भारत में। जब जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील क्रिएट कर लिया तो एक तरह से भारत में नील की खेती को बहुत कम लोग अब पसंद करने लगे और अंग्रेज खुद इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब अंग्रेजों को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने फिर से एक प्रेशर किया भारतीय किसानों पर कि आप नील की खेती शुरू कीजिए। नील की खेती का प्रोसीजर क्या था, क्या प्रोसेस क्या था? तो 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा उनको नील की खेती करनी पड़ती थी और 3 कट्ठा जमीन का जो चॉइस होता था, जो चयन होता था, वो किसान अपनी पसंद से नहीं करता था। वहाँ का जमादार होता था, वो उसको सेलेक्ट करके देता था ज़मीन और उसके अनुसार वो वहाँ पर खेती होती थी। अब किसान जब उस पर खेती करता था तो इसका इनकम बढ़ना चाहिए था, ऐसा कुछ था नहीं। ये एक नगदी फसल थी जो कैश क्रॉप्स के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं था, किसानों को मिलता बिल्कुल कुछ नहीं था। 19 रुपया मतलब उस समय 19 रुपया दिया जाता था किसानों को नील की खेती के लिए, जिसमें फैक्ट्री 1 पैसा लेते थे सिंचाई टैक्स के रूप में या सिंचाई लाभ के रूप में, जो कि किसानों का एक तरह से शोषण था। और अगर इस काम को किसान नहीं करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था। कई जगह तो ऐसे सुनने में आता था कि अंगूठे तक कटवा लिए जाते थे किसानों के। इस घटना का वर्णन इसी पर इतिहास में आप दीनबंधु मित्र की नील दर्पण नाटक को आप
पढ़ें या देखें, उनके बारे में जो चर्चा है पूछता भी है इसके में कि किस घटना पर बेस है, तो नील की घटनाओं पर ही, नील विद्रोह पर ही वो बेस घटना है दीनबंधु मित्र की। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो थी आप नील की खेती से कोरिलेटेड थी और वो कहीं ना कहीं किसानों के शोषण से था। तो ये इतिहास की एक पृष्ठभूमि थी जहां नील आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह जो हमारा मेन टॉपिक है। राजकुमार शुक्ल जो इसके मेन नेता थे, वो कई बार गए बड़े नेताओं के पास, जिसमें आपको बाल गंगाधर तिलक उस समय के एक ऐसे नेता जो गांधी के कद से बड़ा नेता माने जाते थे 1916 तक। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी इस बात से मना कर दिया कि उनके पास समय नहीं है, वो व्यस्त हैं कि वो चंपारण जैसे छोटे जगह पर आ सके। अब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सही बात थी इतिहास में वही था, व्यस्तता। मदन मोहन मालवीय के पास भी गए राजकुमार शुक्ल और वहां पर भी उनको वही उत्तर मिला कि व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ सकता। ये मदन मोहन मालवीय वही थे जिन्होंने बीएचयू की स्थापना किया बनारस यूनिवर्सिटी के रूप में, आप देख रहे हैं। बाद में ये कई बार प्रयास किए कि ये गांधी से मिले, क्योंकि अंततः ये बड़े नेताओं से मिल चुके थे, उस समय के जितने भी बड़े नेता थे वो मिल चुके थे। उसी क्रम में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916। अब यहां पर आपके लिए एक सवाल बनता है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का जो चल रहा था उसका अध्यक्ष कौन था। यूपीपीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा है और कई बार ये प्रश्न आने वाले हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा। जैसे कि अनूप जी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब राजकुमार शुक्ल और बिहार के किसान जब वहाँ लखनऊ अधिवेशन में पहुँचे, राजकुमार शुक्ल भी वो व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने वहाँ पर गांधी से रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण चलिए। गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अपनी आत्मकथा में लिखा है 5वें अध्याय में कि मुझे पता नहीं था कि चंपारण है कहाँ। जिस चंपारण को बार बार सुन रहे थे राजकुमार शुक्ल से, वो चंपारण को जानते तक नहीं थे। गांधी की ईमानदारी थी। गांधी बात को टालते गए। गांधी ने उनको बोला कि ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन अपने वचन देने के बाद भी गांधी बिल्कुल सक्रिय नहीं थे चंपारण के लिए। इसी बीच राजकुमार शुक्ल जो थे एक हठी व्यक्ति थे और वो गांधी के पीछे पड़े रहे कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। और ये मार्गदर्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनको दिया था कि आप गांधी को लेके जाइए। जब गांधी जी कानपुर आए तो कानपुर में भी ये उनके पीछे पहुंचे राजकुमार शुक्ल और उन्होंने बोला कि बाबा आप यहाँ से तो चलिए, यहाँ से तो बहुत नज़दीक है चंपारण। गांधी ने मन में सोचा कि मैं तो वचन दे चुका हूँ, तो वचन के अनुसार मुझे जाना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, तुम निश्चिंत रहो मैं आऊँगा। और यहाँ से शुरू होता है सत्याग्रह चंपारण का। मित्रों, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 1929 और 30 में डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। तो विश्व इतिहास में या अंग्रेजों के इतिहास में मूल रूप से कहा जा सकता है ये पहली ऐसी घटना थी भारतीय इतिहास में खासकर जब किसी नेता ने, इन द सेंस गांधी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। मीन्स 1917 की घटना जो थी वो अंग्रेजों के कानून के खिलाफ लड़ाई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर स्पष्ट रूप से हम बात करें तो 1930 नहीं था बल्कि 1917 था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये राइज होता है, जनरली अभी तक पूछा नहीं है लेकिन इसके चांसेस बनते हैं। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था। जो नियम कानून 3 कठिया प्रथा के रूप में चलाया जा रहा था उसका विरोध गांधी ने किया था पहली बार 1930 से पहले, नमक कानून से पहले, और वो सक्सेसफुल विरोध था। सेकेंड चीज ये यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये एक प्रयोगशाला था, एक ऐसा प्रयोगशाला जो सफल हुआ तो हमको इसका आगे का रिजल्ट देखना मिलता है। 1917 के बाद 1918 खेड़ा विद्रोह, गुजरात में किसानों ने जो 22 मार्च से आपको 7 जून के आसपास का जो विद्रोह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये खेड़ा विद्रोह का सक्सेस
कहीं ना कहीं चंपारण विद्रोह की सफलता से जुड़ा हुआ था। जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, एक पूरा मैसेज चला गया, मीन्स एक प्रयोगशाला में जो चीज़ें निकली, ये पहला प्रयोगशाला था विश्व का जहाँ पर सत्य के लिए आग्रह, अहिंसा की बातें आई, और बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं था, कोई मास पीपुल रोड पर नहीं थे, किसी तरह का लाठी चार्ज नहीं हुआ, किसी तरह की बड़ी मीटिंग नहीं हुई, और एक सक्सेसफुल अपनी डिमांड को लेकर एक व्यक्ति आता है, महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह जो था अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था। विश्व घटनाओं में इसकी चर्चा बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन भारत के इतिहास की ये एक माइलस्टोन है। दो पक्ष में यहाँ पर और डिस्कस करना चाहूँगा। अभी इसके 100 साल भी पूरे हुए, 1917 में शुरू हुआ था, तो ऑब्वियस अगर 2017 के आसपास की घटनाओं की बात करें तो 2018 में इसका एक शताब्दी वर्ष भी मनाया गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जब ढाका होते हुए कोलकाता पहुंचे, कोलकाता से मुजफ्फरपुर, ये घटना आपको मूल रूप से 10 अप्रैल 1917 की थी। गांधी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े स्तर से किया गया। लोग को यह पता नहीं था कि कौन नेता है, तो राजकुमार शुक्ल इंट्रोड्यूस करते थे कि भाई गांधी ये नेता है, इनका महात्मा गांधी नाम है। वहां पर इनको बहुत सारे लोग से बात हुई। गांधी सिर्फ एक बड़े नेता को जानते थे, बृज किशोर प्रसाद। बृज किशोर प्रसाद बिहार के एक बहुत बड़े वकील थे। चूंकि गांधी उस बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, तो बृज किशोर प्रसाद को गांधी जानते थे और उनको पता था कि बृज किशोर प्रसाद वहां मेरी स्वागत करेंगे। बृज किशोर प्रसाद जी वही नेता थे जो मूल रूप से जयप्रकाश नारायण के ससुर के रूप में जाने जाते हैं। अब जब बृज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक जैसे नेता ने उनका स्वागत किया, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे लोग थे वहाँ पर उनके स्वागत में, और जिन्होंने इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ल, तब लोगों ने जाना कि एक ऐसा नेता जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सक्सेस या हमें सफलता दिला सकता है। तो चंपारण आंदोलन में गांधी की जो भूमिका थी वो बहुत बड़े स्तर तक उभर कर सामने आई। आगे चलते हैं। जब मुजफ्फरपुर से आगे ये बढ़े तो इन्होंने पहले अध्ययन किया, और अध्ययन दो पक्ष का था। सिर्फ नील की प्रथा का ही नहीं, तिनकठिया प्रथा का ही नहीं, बल्कि इन्होंने देखा कि जो गांव है उसमें गंदगी भरी पड़ी है, मंदिर मस्जिद या जो भी स्थल है, जो लोग रह रहे हैं वो बहुत बुरी अवस्था में रह रहे हैं। उन स्वच्छ भारत का जो सपना था, जिसको 2 अक्टूबर, डेट आपको याद होगा, 2 अक्टूबर 2014 में सरकार ने इसको घोषणा किया स्वच्छ भारत अभियान की। ये अभियान उसी से जुड़ा हुआ अभियान था। तो हमारे लिए एक और क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है, मीन्स चंपारण आंदोलन सिर्फ नीलकठिया या तिनकठिया प्रथा से संबंधित नहीं था, बल्कि ये स्वच्छ भारत अभियान की भी जो पृष्ठभूमि थी वहीं से शुरू होती है। गांधी ने जब वहाँ की गंदगी को देखा तो उन्होंने उस गंदगी को भी साफ किया। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं कि हमको तिनकठिया प्रथा या नील की समस्या को ही हल करना है, बल्कि उन्होंने वहाँ के लोगों की सफाई व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया, शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया। प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं था कि गांधी का एक मकसद था, गांधी ने वहाँ एक पूरी तरह से डेवलपमेंट, विद्यालय की स्थापना की बातें वहाँ रखी गई, स्वच्छता अभियान की बातें रखी गई, और उसके बाद सबसे एभव तिनकठिया प्रथा समस्या थी। तो गांधी की विचारधारा दिखाती है कि लड़ाई जो थी वो भविष्यमुखी थी, छोटे स्तर पर नहीं था कि हम सिर्फ आए हैं और हमको एक प्रथा या एक समस्या को हल करके चला जाना है। जब वो चंपारण पहुंचे तो उन्होंने चंपारण को ही साफ कर दिया। मित्रों, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चंपारण मतलब ईस्ट, मतलब पूर्वी चंपारण, जिसको आजकल मोतिहारी बोलते हैं। ये भी आपको एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। मीन्स पूर्वी चंपारण ही वो चंपारण था जहां गांधी गए थे। तो मूल रूप से इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी ने जब इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो गांधी पर भी कार्रवाई हुई, इनको गिरफ्तार करने की बातें की गई, इन पर केस चला, और जज ने जब पूछा, जॉर्ज चंद्रा ने इनको पर 100 रुपया जुर्माना डाला था, तो गांधी ने बहुत ही पोलाइट वे में कहा था कि मैं ये 100 रुपया नहीं दूंगा, मुझे अरेस्ट किया जाए। अंग्रेज अचंभित थे, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धीरा और धैर्य रखते हुए सारे सवालों का जवाब दे रहा था, और गांधी ने जज से कहा
कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि सरकार अपने अन्याय नीतियों को समाप्त नहीं करती है। मुझे सरकार गिरफ्तार करे, जेल में डाले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये हिम्मत थी गांधी की। ये हिम्मत किसी नेताओं ने पहले अंग्रेजों को नहीं दिखाई थी। जब अंग्रेजों के सामने ये बातें आई तो डिस्कशन शुरू हो गया इस चीज़ को लेकर, और यहाँ से गांधी जो थे एक बड़े नेता के रूप में उभरना शुरू हुए। गांधी ने कभी पॉलिटिक्स नहीं किया, उन्होंने उसी समय स्टेटमेंट भी दिया था। अपने सारे जो उस समय के बड़े समाचार पत्र थे उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा था पत्रकारों को कि कोई भी पत्रकार चंपारण की घटना को अपने पेपर में प्रकाशित नहीं करे। यहाँ सोचने वाली बात है कि हर वो व्यक्ति चाहता है कि वो घटना विश्व पटल पर आए, लेकिन गांधी ने बोला कि नहीं। ये दिखाता था कि गांधी की लड़ाई जो थी लोगों की लड़ाई थी, स्टारडम पर पहुंचने के लिए या बहुत बड़ा नेता बनने के लिए लड़ाई उनकी नहीं थी। तो यही कारण था कि गांधी उस घटना का कवरेज नहीं चाहते थे। खैर, उनको सफलता मिली और सरकार को झुकना पड़ा। उस समय बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने इनको बुलाया और उसी समय चंपारण एग्रीग्रियन कमिटी, बिल्कुल याद रखिएगा, चंपारण एग्रीग्रियन कमिटी का गठन किया गया जिसमें गांधी सदस्य थे, और उस कमिटी के अनुशंसा पर तिनकठिया प्रथा की समाप्ति कर दी गई। ये सिर्फ समाप्त ही नहीं हुआ, बल्कि हर्जाना भी, वो सारे अधिकारियों को हर्जाना भी वापस करना पड़ा। मीन्स किसानों को हर्जाना भी मिला, जो उस समय के 25,000 के आसपास की हर्जाना था। ये बड़ी राशि थी। ऐसा नहीं था कि उनकी समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई में एक पॉजिटिव चीज़ ये था कि अगर आपने गलती किया है, भले आपका शासन था, लेकिन आपने गलती किया है तो हर्जाना। और कई अधिकारियों ने अपना बोरिया बिस्तर सीधे यहाँ से समेटे और चले गए इंग्लैंड। तो चंपारण विद्रोह गांधी की सफलता ही नहीं थी, एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत थी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को मजबूत करती थी और इस बात को कहता था कि स्वराज हमारा है। मीन्स ये जमीन हमारी है, इस पर शासन व्यवस्था में हम तय करेंगे कि नियम कैसे होंगे, और अगर आपने कुछ गलत नीति बनाई है तो आपको यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा, नीति को सही आप ही से हम करवाएंगे। ये सारी व्यवस्था चंपारण में जब हुआ, पूरा विश्व को जब ये मैसेज गया तो सारे विश्व में एक तरह से मैसेज कन्वर्ट हो गया कि भाई अब एक ऐसा लड़ाई विश्व में चलेगा, आंदोलन जो कि सत्य अहिंसा पर होगा और उसके नेता सर्वमान्य महात्मा गांधी होंगे। तो चंपारण आंदोलन जो था अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये एक प्रयोगशाला था जहां एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हर जगह लागू किया गया। भारत के हर आंदोलन में गांधी ने जहां नेतृत्व किया, ये गांधी की पहचान असली नहीं थी। गांधी को पहचान के लिए चंपारण आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, चंपारण ने उनको पहचान दिया। ये हम भूल नहीं सकते हैं कि गांधी का अगर भारतीय इतिहास में कहीं जन्म हुआ एक क्रांतिकारी के रूप में तो चंपारण सत्याग्रह ही था। और वो भूलना नहीं चाहिए मित्रों कि वो बिहार की जमीन थी जो गांधी को पहचान दिया। मीन्स बिहारी होते हुए इस हीन भावना से कभी ग्रसित मत होइए। ये वो धरती है जहां भटकते हुए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये वो धरती है जिसने गांधी को एक पहचान दिया, और यहाँ से गांधी बाबा बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे। तो मुझे आशा है मित्रों मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे लगे होंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, इस पर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। चंपारण विद्रोह जनरली इतना ही आपके आसपास है। इसके बाद खेड़ा विद्रोह आता है जो 1918 के बाद की घटनाओं को शामिल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग 1918 के साथ इंक्लूड करते हुए असहयोग आंदोलन पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज तक इतना ही। डेट्स ऑल।